अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि तभी एक जोरदार क्लैंग की आवाज हुई और जमीन पर 3 किलोमीटर लंबा प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। सफेद रोशनी ने सबको घेर लिया। इस राउंड का नाम है स्नो स्टॉर्म रियल्म। हान फेंग ने बिना किसी इमोशन के कहा, जैसे ही ये फॉर्मेशन चालू होगा तुम एक बर्फीले तूफान में पहुंच जाओगे। वहां की ठंड तुम्हारी सोच से परे है। हान फेंग ने रूल समझाए। डेस्टिनेशन पॉइंट सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तुम्हें बस उस तूफान और ठंड को झेलते हुए वहां पहुंचना है। जो पहले 1000 लोग वहां पहुंचेंगे वो पास, बाकी सब दफा हो जाओ। तभी आगे खड़े एक लड़के ने डरते हुए कहा, लेकिन ये फेयर नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग आइस आर्ट्स यूज करते हैं, उन्हें एडवांटेज मिलेगा। हम जो लोअर रियल्म से हैं और आइस आर्ट यूज नहीं करते, हमारा क्या? जी हान फेंग उस लड़के के पास गया और अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। एक नीली रोशनी चमकी और पलक झपकते ही वो लड़का पूरी तरह बर्फ में जम गया। यून चे की भौहें तन गई। इस हान फेंग की पावर मु शियाओलान से भी ज्यादा थी। वो लड़का चिल्ला भी नहीं पाया, उसकी पूरी बॉडी सील हो गई थी। अब आगे हान फेंग ने ठंडेपन से कहा, डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की सारी आर्ट्स आइस एट्रीब्यूट की है, तो जाहिर है उन्हें फायदा मिलेगा। अगर किसी और को बकवास करनी है तो वो अभी निकल जाए। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हान फेंग ने उंगली घुमाई और फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगा। एक सफेद रोशनी आसमान की तरफ गई और वहां खड़े 10,000 लोग गायब हो गए। मु शियाओलान का चेहरा पीला पड़ गया था। अब मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगी? यून चे को सही सलामत देखकर ली मिंगचिंग का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बंदे को वो जोकर समझ रहा था वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया। पास खड़े जी हान फेंग ने भी ली मिंगचिंग का ये रिएक्शन नोटिस किया और मजे लेते हुए पूछा कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। ली मिंगचिंग ने कंधे उचकाते हुए माना कि हाँ, ये वही है, लेकिन उसका ईगो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि यून चे में कोई दम है। ली मिंगचिंग ने जी हान फेंग से कहा कि भाई, आप यकीन नहीं करोगे, ये लड़का हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा चालाक निकला, लेकिन पक्का इसने मु बिंगयून की दी हुई किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा। ली मिंगचेंग के लिए यून चे अभी भी एक खिलौने जैसा था जिसे वो जब चाहे मसल सकता था। उसने जी हान फेंग को हंसते हुए कहा कि मु बिंगयून ने इस ट्रैश को सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि वो मरने वाली है और उसे अपने आखिरी वक्त में दिल बहलाने के लिए एक प्रिटी फेस चाहिए था। यह सुनकर जी हान फेंग पागलों की तरह हंसने लगा। उसे ये भद्दा मजाक बहुत पसंद आया। फिर उनकी बात अगले राउंड पर आई। ली मिंगचेंग को इस राउंड में यून चे के पास होने से कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान आने वाले इनाम पर था, जेड फॉलन आइस सोल पैलेट। जी हान फेंग ने उसे याद दिलाया कि यह पैलेट एक सेक्रेड मेडिसिन है जो अगर सही से रिफाइन की जाए तो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को आसमान पर पहुंचा सकती है और आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन कल्टिवेट करने में बहुत मदद करेगी। ली मिंगचेंग का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने कहा कि उसकी आंटी ने उसका एग्जाम इसी साल के लिए तो रुकवाया था ताकि वो ये पैलेट जीत सके। दूसरी तरफ भीड़ में खड़े मु सुशान की नजरें यून चे पर जमी हुई थी। वो मन ही मन हैरान था। उसने मु शियाओलान से कहा कि जो यून चे तुम लाई हो वो तो कमाल कर गया। सुशान ने बताया कि स्नो सॉन्ग रियल्म के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना डिवाइन वे की ताकत वाला कोई बंदा फ्रीजिंग स्नो हॉल का दूसरा राउंड पार कर ले। यह सुनकर मु शियाओलान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा उसके कान बज रहे हैं, लेकिन जब उसने सामने यून चे को देखा तो उसे मानना ही पड़ा। तभी फॉर्मेशन की रोशनी पूरी तरह गायब हो गई और वहां करीब 9000 लोग जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। ये वो लोग थे जो स्नो स्टॉर्म रियल्म में फेल हो गए थे। अब उन्हें दोबारा ट्राई करने के लिए 5 साल इंतजार करना होगा। जी हान फेंग आगे आया और उसने बड़े ही ठंडे अंदाज में फेल होने वालों को वहां से निकल जाने को कहा। उसने बस हाथ घुमाया और एक फॉर्मेशन के जरिए उन सबको फ्रीजिंग स्नो हॉल से बाहर फेंक दिया। माहौल एकदम सीरियस हो गया था। मु शियाओलान दौड़कर यून चे के पास गई, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि शक से। उसने दबी आवाज में पूछा, तुमने ये कैसे किया? बाकी सब डिवाइन वे वाले एक्सपर्ट्स हैं, तुम उनसे 100 गुना कमजोर हो, फिर भी पास हो गए। पक्का तुमने चीटिंग की है ना? यून चे ने अपना माथा पीटा और सोचा कि इससे बहस करना बेकार है। उसने सार्कास्टिक होकर कहा, भाई तुमने सही पकड़ा। भोली मु शियाओलान को लगा वो सच बोल रहा है और वो खुद ही कहानी बनाने लगी कि पक्का मास्टर ने इसे कोई प्रोफाउंड स्टोन दिया होगा।
यूनचे ने भी मजे लेते हुए कह दिया, हाँ, एकदम सही पहचाना। अब वहां सिर्फ 1000 लोग बचे थे जो पास हुए थे, लेकिन सबकी नजरें यूनचे पर थी क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा था। तभी जी हानफेंग ने अपना भाषण शुरू किया। उसने साफ कर दिया कि खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने कहा कि अगला राउंड ही सबकी किस्मत फैसला करेगा और 90% लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। यह सुनकर लोगों के पसीने छूट गए क्योंकि कंपटीशन बहुत ब्रूटल होने वाला था। जी हानफेंग की आवाज गूंजी, फाइनल एग्जामिनेशन का नाम है आइस प्रोफाउंड रिल्म। उसने समझाया कि यह राउंड पिछले वाले से अलग है क्योंकि यहां आपकी असली ताकत टेस्ट होगी। आइस प्रोफाउंड रिल्म में कंटेस्टेंट्स पर खतरनाक प्रोफाउंड बीस्ट्स हमला करेंगे। वहां भागने की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ लड़ना होगा। जो जितनी देर टिकेगा वो उतना आगे जाएगा। आखिर में जो 100 लोग बचेंगे वही फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल बनेंगे और जो सबसे ज्यादा देर तक टिकेगा उसे मिलेगा वो लेजेंडरी जेड फॉलन आइस सोल पैलेट। ये नाम सुनते ही आधे लोगों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन जी हानफेंग ने तुरंत एक और बम फोड़ा। उसने यूनचे की तरफ देखते हुए ताना मारा कि स्नोस्टॉर्म रिल्म में तो शायद कुछ लोगों ने चीटिंग कर ली हो, लेकिन आइस प्रोफाउंड रिल्म में यह सब नहीं चलेगा। उसने क्लियर किया कि इस रिल्म में आपकी फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि आपकी प्रोजेक्शन जाएगी। मतलब आपके वेपन्स, प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड बीस्ट्स, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ आपकी अपनी ताकत और विल पावर ही काम आएगी। जी हानफेंग ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, अगर आप वहां मर गए तो तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे। हालांकि वहां मरने से असल में मौत नहीं होगी, लेकिन दर्द और डर असली होगा। अगर किसी को मरने से डर लगता है तो वो गिव अप बोलकर बाहर आ सकता है। मतलब साफ है, अगर पास होना है तो बस कोशिश करो कि वहां धीरे मरो। यह सुनकर ली मिंगचिंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। वो पूरी तरह तैयार था। अब यूनचे के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि इस राउंड में प्रोजेक्शन अलग अलग स्पेस में होंगे, मतलब वो दूसरों को देख नहीं पाएगा। दिक्कत यह थी कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि बाकी लोग कितनी देर टिके हैं। अगर वो बहुत ज्यादा देर तक टिक गया तो उसका रैंक बहुत हाई आ जाएगा और बेवजह की अटेंशन मिलेगी, जो वो नहीं चाहता था। लेकिन अगर वो जानबूझकर जल्दी हार गया और टॉप 100 से बाहर हो गया तो मु बिंगयुन की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यूनचे ने धीरे से मु शियाओलान से पूछा, सुनो, अगर इस राउंड में पास होना है तो आमतौर पर कितनी देर टिकना पड़ता है? मु शियाओलान ने नखरे दिखाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैं तो डायरेक्ट आइस फीनिक्स पैलेस में सिलेक्ट हुई थी। यूनचे ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन तभी पास खड़े मु सुशान ने धीरे से जवाब दिया। मु सुशान ने कहा, पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से पास होने के लिए कम से कम 15 मिनट टिकना जरूरी है और जो जीनियस होते हैं वो करीब 30 मिनट तक टिक जाते हैं। गुड लक। यूनचे ने सुशान की तरफ देखा और शुक्रिया कहा। उसे अब एक अंदाजा मिल गया था कि उसे क्या करना है। जैसे ही यूनचे मुड़कर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ा, मु सुशान के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी किसी को नहीं पता। यूनचे ने गहरी सांस ली और उस नीली रोशनी वाले फॉर्मेशन में कदम रख दिया जहां उसकी असली एग्जाम शुरू होने वाली थी। मु शियाओलान जो खुद से ही बातें कर रही थी, वो बड़बड़ा रही थी। 15 मिनट? क्या सच में इतना टाइम लगेगा? हालांकि उसने कभी फ्रीजिंग स्नो हॉल का एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में इतने साल रहने के बाद उसे अंदाजा तो था ही कि मामला कितना गंभीर है। तभी मु सुशान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा। मु शियाओलान का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर उसके अंकल कहना क्या चाहते हैं। मु सुशान ने धीरे से समझाया, देखो, स्नोस्टॉर्म रियल्म का जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा एनर्जी चूस लेने वाला था। वहां से जितने भी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स बाहर निकले, चाहे वो पास हुए हों या फेल, सबकी सांसें खुली हुई थी। लेकिन यूनचे, वो तो सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म पर है। इसके बावजूद वो टॉप 1000 में आया और उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। वो सुशान की आंखों में एक चमक थी। वो लड़का बिल्कुल भी हार्म नहीं रहा था। है पैलेस मास्टर बिंगयुन जिसे लोअर रियल्म से लाई है, वो उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। हो सकता है आगे हमें कोई बड़ा सरप्राइज मिले। मु शियाओलान ये सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उधर फॉर्मेशन के अंदर यूनचे ने भीड़ में फैंग मो को देखा। वो बंदा न सिर्फ पास हुआ था बल्कि रैंकिंग में टॉप पर लग रहा था।
फैंग मो ने भी अपना सर उठाया और यून चे की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन था वो काफी अजीब था। तभी इंस्ट्रक्टर जी हानफेंग की आवाज गूंजी, फाइनल एग्जामिनेशन, दी आइज प्रोफाउंड रियल्म, जल्दी मरने की कोशिश मत करना। जैसे ही जी हानफेंग की बात खत्म हुई, आसमान में मौजूद प्रोफाउंड फॉर्मेशन से एक नीली लाइट उठी और उसने सारे एग्जामिनीज को अपने लपेटे में ले लिया। यून चे के आसपास की दुनिया अचानक आइस ब्लू हो गई। अगले ही पल माहौल बदला और उसके आसपास खड़े सारे लोगों का ऑरा गायब हो गया। जब लाइट हटी तो यून चे के सामने आइस क्रिस्टल से बना एक नया डायमेंशन था। यही था आइस प्रोफाउंड रियल्म। ये जगह पूरी तरह से सील थी और काफी छोटी भी थी। इसकी लंबाई चौड़ाई मुश्किल से 300 मीटर रही होगी। मतलब एक ही नजर में आप इस दुनिया का कोना कोना देख सकते थे। यहां की हवा में इतनी ठंड थी कि वो सीधा को चुभ रही थी। जैसे ही यून चे ने माहौल का जायजा लिया, उसके सामने एक ठंडी लाइट चमकी और एक बीस्ट का सिलुएट उभर कर आया। ये करीब 3 मीटर ऊंचा था, पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद, पंजे किसी जमे हुए ब्लेड जैसे और आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल। ये एक आइस वुल्फ था जो अपना ब्लडथर्स्टी ऑरा रिलीज कर रहा था। वैसे तो यून चे ने स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस में बहुत सारे आइस वुल्व्स देखे थे, लेकिन अगर उन सबको मिला भी दिया जाए तो भी वो इस एक बीस्ट के सामने कुछ नहीं थे। इसका ऑरा तो फैंग शुएर और लिटिल डीमन एम्प्रेस से भी ज्यादा डरावना था। मतलब साफ है, ये कोई मामूली बीस्ट नहीं था। ये एक ऐसा प्रोफाउंड बीस्ट था जिसके पास डिवाइन वे की ताकत थी। इसकी पावर को अगर नापा जाए तो ये डिवाइन ओरिजिन रियल्म के शुरुआती लेवल के बराबर थी। सामने आते ही उस आइस वुल्फ ने एक खूनी दहाड़ मारी और सीधा यून चे की तरफ लपका। सीन ये था कि यून चे यहां एक प्रोजेक्शन के रूप में था और वो वुल्फ भी एक प्रोजेक्शन था। उस वुल्फ में कोई इमोशन नहीं थे, उसका बस एक ही मकसद था, सामने वाले को चीरफाड़ कर रख देना। यून चे जानता था कि वो नॉर्मल हालत में डिवाइन वे की ताकत वाले बीस्ट से नहीं भिड़ सकता। उसने तुरंत अपने इविल गॉड्स गेट्स खोल दिए। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसने सीधे अटैक लेने की गलती नहीं की। उसने तुरंत स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल किया और अपनी जगह से गायब हो गया। सस की आवाज आई और वुल्फ का हमला खाली गया। जैसे ही उस वुल्फ के पंजे जमीन पर पड़े, वो बिजली की रफ्तार से मुड़ा और दोबारा यून चे पर झपट पड़ा। उसी वक्त आइस प्रोफाउंड रियल्म का तापमान अचानक गिर गया और हवा में अनगिनत आइस स्पाइक्स बन गए। वो सब एक तीखी आवाज के साथ यून चे की तरफ गोली की तरह शूट हुए। यून चे भी हैरान रह गया। क्या उस वुल्फ की स्पीड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। यून चे ने फिर से जमीन के सहारे टेलीपोर्ट किया और उस वुल्फ के नीचे से निकल गया। उसने अपनी पोजीशन बदली, लेकिन यह जगह इतनी संकरी थी कि बचने का रास्ता ही नहीं था। हर तरफ आइस स्पाइक्स थे। यून चे ने दहाड़ मारी और अपनी बॉडी की प्रोफाउंड एनर्जी को ब्लास्ट किया ताकि उन स्पाइक्स को तोड़ सके। ज्यादातर स्पाइक्स तो टूट गए, लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हुई, कुछ दर्जन स्पाइक्स डिफेंस तोड़कर सीधा उसके शरीर में घुस गए। बैंग बैंग बैंग। यून चे का शरीर लोहे जैसा मजबूत था, उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन ये स्पाइक्स कोई आम नहीं थे, इनमें डिवाइन वे की पावर थी। यून चे के सीने और पीठ से खून निकल आया। दर्द इतना तेज था कि उसका माथा भन्ना गया। उसने अपने सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा और शरीर में घुसे उन स्पाइक्स को झटके से बाहर निकाल दिया, जो बाहर आते ही पाउडर बन गए। यून चे ने सोचा, क्या खतरनाक प्रोफाउंड बीस्ट है। आखिर है तो ये गॉड रियल्म का ही ना। वो वुल्फ दोबारा मुड़ चुका था। उसका सफेद शरीर यून चे की तरफ बढ़ा और पास आने से पहले ही उसने अपने पंजे निकाल लिए। एक आइस ब्लेड जो उसके शरीर से भी बड़ा था, हवा में बना और सीधा यून चे को बीच से काटने के लिए बढ़ा। उधर बाहर मु शियाओलान ने डरते हुए पूछा, सीनियर सुशान, आखिर उस आइस प्रोफाउंड रियल्म के अंदर है क्या? मु सुशान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ओह, तो अब तुम्हें उस लड़के की चिंता होने लगी? शियाओलान ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मुझे कोई चिंता विंता नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस थी। मु सुशान ने जवाब दिया, अंदर विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्फ है। ये नाम सुनते ही मु शियाओलान की सांस अटक गई। विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्फ, वो बीस्ट जो डिवाइन ओरिजिन रियल्म के लेवल पर होता है? सुशान ने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ एक नहीं होगा। सुशान ने आगे समझाया, जैसे ही कोई एग्जामिनी अंदर जाता है, उसे एक विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्फ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक फिक्स टाइम पर और भी वुल्व्स आते जाएंगे, और वो अकेले नहीं आएंगे, उनकी गिनती बढ़ती जाएगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हर बार संख्या बढ़ेगी। जो लोग डिवाइन ओरिजिन रियल्म के शुरुआती लेवल पर है, वो एक को तो संभालेंगे,
लेकिन 2 को संभालना मुश्किल होगा। 3 आ गए तो जान पर बनाएगी, और 4 का सामना करना तो नामुमकिन जैसा है। अगर किसी ने अगली वेव आने से पहले पिछले वुल्व्स को नहीं मारा तो वो सब जमा हो जाएंगे। सोचो, अगर चौथी वेव तक पुराने वाले नहीं मरे तो उस बंदे को एक साथ 7 बीस्ट्स का सामना करना पड़ेगा, मतलब पक्की मौत। मु शियाओलान का चेहरा उतर गया। वो हकलाते हुए बोली, विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ। उनका शरीर भले ही थोड़ा कमजोर हो, लेकिन उनका अटैक बहुत भयानक होता है। युनचे, वो तो। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके तो तुरंत टुकड़े हो जाएंगे। तभी अचानक एक चीख गूंजी, आह। जैसे ही शियाओलान की बात खत्म हुई, एक सिलुएट प्रोफाउंड फॉर्मेशन से उड़ता हुआ बाहर आया और धड़ाम से जमीन पर गिरा। आइस प्रोफाउंड रियल्म में मरने वाला पहला बंदा बाहर फेंका जा चुका था। जी हानफेंग ने उसे देखकर नफरत से कहा, कचरा। मु शियाओलान की धड़कनें रुक गई। उसके मुंह से अनायास ही निकला, आह। युनचे। वो पागलों की तरह उस गिरे हुए सिलुएट की तरफ भागी। उसे लगा कि युनचे, जो सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म पर है, वो उस खूंखार विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया होगा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो बंदा जमीन पर पड़ा था वो युनचे नहीं था। दूसरी तरफ खड़े जी हानफेंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो पहला एग्जामिनी जमीन पर पड़ा पड़ा कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपनी मौत के खौफ से बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अंदर उसने खुद को विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ के पंजों से चिथड़े होते हुए देखा था। वापस अंदर चलते हैं। बैंग। उस आइस ब्लेड ने युनचे के सिलुएट को काट दिया और पीछे वाली बर्फ की दीवार पर जाकर धंस गया। युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करके जान तो बचा ली थी, लेकिन वो समझ गया था कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। जगह बहुत कम थी और उस वुल्फ की स्पीड बहुत ज्यादा। उसे अब अटैक करना ही होगा। लेकिन इस बार उस वुल्फ ने चार्ज करने के बजाय अपना बड़ा सा मुंह खोला और ठंडी एनर्जी का एक झोंका बाहर छोड़ा। देखते ही देखते पूरे आइस प्रोफाउंड रियल्म में एक घना बर्फीला कोहरा फैल गया। वहां का तापमान पहले ही बहुत कम था, लेकिन अब वो खतरनाक स्पीड से गिरने लगा। युनचे की आंखें चमक उठीं। कोल्ड एनर्जी। उसने उस कोहरे से बचने के बजाय सीधा उसका सामना किया और बिजली की रफ्तार से वुल्फ की तरफ बढ़ा। नॉर्मली एक मोनार्क लेवल का बंदा भी इस कोल्ड एनर्जी से जमकर मूर्ति बन जाता, लेकिन युनचे पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उस वुल्फ के पंजे, उसके स्पाइक्स और उसके ब्लेड्स खतरनाक थे। युनचे उनसे सीधे नहीं भिड़ना चाहता था, लेकिन उस बीस्ट ने कोल्ड एनर्जी यूज करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ये युनचे के लिए सबसे बड़ा मौका था। वो सीधा उसके साइड में पहुंचा, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी जमा की और एक जोरदार मुक्का उसके शरीर पर जड़ दिया। हालांकि जी हानफेंग ने कहा था कि अंदर हथियार यूज नहीं कर सकते, लेकिन होंगर एक एक्सेप्शन हो सकती थी क्योंकि वो उसकी से जुड़ी थी। फिर भी युनचे ने उसे नहीं बुलाया। उसे लगा कि चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बूम। युनचे के मुक्के से वो वुल्फ चीखता हुआ उड़ा और सीधा बर्फ की दीवार से जा टकराया। उस टक्कर से पूरी जगह हिल गई। युनचे ने अपने मुक्के को देखा और उसकी आंखों में हैरानी आ गई, क्योंकि उसने साफ महसूस किया था कि अभी उस मुक्के से उस वुल्फ की हड्डियां चटक गई थी। सीन ये था कि उस आइस वुल्फ का अटैक तो जानलेवा था, जिससे दम घुटने लगता था, लेकिन उसका शरीर उतना मजबूत नहीं था जितना युनचे ने सोचा था। वो वुल्फ खड़ा तो हुआ, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। युनचे की आंखों का एक्सप्रेशन अब बदल चुका था। सावधानी की जगह अब उसमें खतरा दिख रहा था। आऊ। वो जख्मी डायवुल्फ और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसकी आंखों से खूनी लाइट निकलने लगी। उसने गुस्से में दहाड़ मारी और करीब 30 मीटर लंबी छलांग लगाकर युनचे की तरफ बढ़ा। उसके साथ एक बर्फीला तूफान भी आ रहा था, जिसने आधी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। युनचे भी सीधा उसकी तरफ कूदा। जैसे ही वो पास आया, उसकी बॉडी हवा में लहराई और वो किसी भूत की तरह उस वुल्फ के ठीक ऊपर पहुंच गया। उसने अपने हाथ को तलवार की तरह सीधा किया और नीचे की तरफ अटैक किया। फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। बैंड। क्रैक। एक जोरदार धमाके के साथ युनचे का हाथ पूरी ताकत से उस आइस वुल्फ की पीठ पर पड़ा। उसके बाद जो आवाज आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। हड्डियों के टूटने की एकदम साफ आवाज। युनचे की शारीरिक ताकत कमाल की थी। इस एक अटैक ने उस वुल्फ की रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े कर दिए। वो 20 दर्द में चीखता हुआ जमीन पर गिरा। लुढ़कते हुए वो किसी कीचड़ के ढेर की तरह पड़ा रहा और दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। कुछ ही पलों में वो नीली लाइट बनकर गायब हो गया।
युनचे धीरे से नीचे उतरा। उसने एक छोटी सांस ली और अपने हाथ को झटकते हुए बोला, तो ये बस इतना ही था? उसकी आवाज में अब भी वही कैजुअल टोन थी। उसने खुद से कहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। पास होने के लिए मुझे 15 मिनट टिकना है। आगे मामला पक्का टफ होने वाला है। मुझे अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। असल बात यह थी कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में शुआनयुआन बेंटियन के मरने के बाद डिवाइन वे की ताकत वाला कोई बचा ही नहीं था। इसलिए युनचे को कभी अपनी ताकत टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसे पता ही नहीं था कि वो किस लेवल पर खड़ा है। जब वो शुआनयुआन बेंटियन से लड़ा था तब उसे 7 डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए गलती उस विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ की नहीं थी कि वो कमजोर था, बल्कि युनचे को खुद ही अंदाजा नहीं था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आइस प्रोफाउंड रेल्म के अंदर युनचे ने पहले विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ को तो मार गिराया था, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हुआ। वो जानता था कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो वहीं खड़ा होकर अगले दुश्मन का वेट करने लगा। काफी देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। जब युनचे को शक होने लगा कि शायद टेस्ट खत्म हो गया, तभी अचानक फिर से वही खतरनाक ऑरा महसूस हुआ। इस बार उसके सामने 2 नीली लाइट चमकी और देखते ही देखते 2 विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्स के सिलुएट वहां प्रकट हो गए। 2? युनचे हल्का सा हैरान हुआ, लेकिन उसकी बॉडी ने दिमाग से पहले रिएक्ट किया। वो बिजली की तेजी से सामने वाले विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ की तरफ लपका। इससे पहले कि वो बीस्ट कुछ समझ पाता, युनचे ने गोल्डन प्रो की फ्लेम से लदा हुआ एक जोरदार मुक्का उसके सिर पर जड़ दिया। आऊ! वो वुल्फ दर्द से चीखा और फ्लेम में जलता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन तभी युनचे को अपनी पीठ पीछे एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। मुड़ने का टाइम नहीं था, तो उसने जमीन पर लेटकर एक रोल मारा और बिजली की तरह फिसलता हुआ साइड हो गया। जैसे ही पीछे वाला विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ उस पर झपटा, युनचे ने अपना हाथ एक तलवार की तरह ऊपर की तरफ चलाया। क्रैक! एक ही अटैक में उस दूसरे वुल्फ की पिछली टांग टूट गई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। युनचे ने नोटिस किया कि इनका ऑरा तो बहुत डरावना है, लेकिन इनकी डिफेंस थोड़ी कमजोर। युनचे ने मौका नहीं गवाया। उसने उस लंगड़े वुल्फ की टूटी हुई टांग को पकड़ा और उसे एक हथियार की तरह घुमा दिया। ठीक उसी वक्त वो पहला जला हुआ वुल्फ, जो अब और भी ज्यादा गुस्से में था, युनचे की पीठ पर हमला करने आ गया। युनचे ने बिना देखे उस टूटी टांग वाले वुल्फ को पीछे वाले वुल्फ पर दे मारा। बैंग! भले ही ये एक सिंपल स्विंग था, लेकिन इसमें कई सौ किलो की ताकत थी। दोनों विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्व्स आपस में बुरी तरह टकराए और खून की बारिश होने लगी। युनचे ने अपने दोनों हाथ फैलाए और लगातार गोल्डन क्रो फ्लेम्स के कई ब्लास्ट उन पर कर दिए। बूम बूम बूम! लगातार धमाकों और फ्लेम की गर्मी ने उन वुल्व्स की कोल्ड एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब युनचे रुका तो वो दोनों बीस्ट्स फ्लेम में जलकर गायब हो चुके थे। युनचे ने गहरी सांस ली। फ्यू! ये तो काफी आसान था। उसने सोचा, क्या आइस प्रोफाउंड रेल्म में सिर्फ यही कुत्ते आने वाले हैं, या कोई ढंग का बीस्ट भी आएगा? इन 2 को मारने के बाद उसे फिर से वेट करना पड़ा। इस बार 3 नीली लाइट्स एक साथ चमकी। सामने 3 खूंखार विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्व्स खड़े थे। 3! लेकिन इस बार 3 बीस्ट को देखकर युनचे नर्वस नहीं हुआ, बल्कि उसका चेहरा रिलैक्स हो गया। उसे पैटर्न समझ आ गया था। पहली वेव में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3। मतलब हर बार एक वुल्फ बढ़ेगा और उनका टाइम गैप फिक्स है। युनचे के लिए ये टेस्ट मजाक बन गया था। ड्रैगन गॉड के रियल में तो दुश्मन हर बार डबल होते थे, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो तीनों वुल्व्स हमला करने आए, युनचे की बॉडी से भयानक फ्लेम का भभ्भड़ उठा। फ्लेम देखते ही वो आइस बीस्ट्स डर के मारे पीछे हटने लगे। मतलब साफ था, विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्व्स को फ्लेम से डर लगता था। फायर और आइस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन युनचे की गोल्डन क्रो फायर के सामने ये एक तरफा खेल था। वो बीस्ट पीछे हट रहे थे और युनचे ने हंसते हुए हमला बोल दिया। बैंग! पूरा आइस प्रोफाउंड रेल्म फिर से कांप उठा। अब चलते हैं बाहर की दुनिया में। वहां फॉर्मेशन से एक और सिलुएट बाहर फेंका गया। मु शियाओलान को लगा शायद इस बार युनचे होगा, लेकिन वो कोई और निकला। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोग फेल होकर बाहर गिर रहे थे। जो भी बाहर आ रहा था, उसकी हालत देखने लायक थी। सबके चेहरे मौत की वजह से सफेद पड़े थे, पसीने से लथपथ और डर से कांपते हुए। उन्हें लग रहा था कि वो मर चुके हैं। लेकिन बाहर आते ही उन्हें पता चला कि वो जिंदा है, पर उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। जी हानफेंग ने नफरत भरी नजरों से उन पर चिल्लाया, जल्दी निकलो यहां से लूजर्स।
जगह मत घेरो। हमारा आइस फीनिक्स डिवाइन सेक्ट हारने वालों पर कभी तरस नहीं खाता। दफा हो जाओ। जो 900 लोग सबसे पहले बाहर आए, उनका फ्रीजिंग स्नो हॉल में जाने का सपना टूट चुका था। लेकिन पंगा यह था कि यूनचे अब तक बाहर नहीं आया था। जी हानफेंग बड़बड़ाया, अजीब है, वो लड़का अब तक बाहर क्यों नहीं आया? 600 से ज्यादा लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन वो सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म वाला लड़का अब भी अंदर कैसे टिका था? जी हानफेंग का दिमाग चकरा गया था। स्नोस्टॉर्म रियल्म में चीटिंग पॉसिबल थी, लेकिन आइस प्रोफाउंड रियल्म तो एक प्रोजेक्शन था। वहां असल ताकत के बिना टिकना नामुमकिन था। तो वो कमजोर लड़का एक डिवाइन ओरिजिन बीस्ट के सामने एक सेकंड भी कैसे टिक सकता है? मु शियाओलान भी सन्न थी और एल्डर मु सुशान के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। तभी 900वां बंदा एक भयानक चीख के साथ बाहर गिरा। क्लैंग। अचानक प्रोफाउंड फॉर्मेशन की लाइट का रंग बदला और वो गहरे नीले से चमकदार सफेद हो गई। बैम। 901वां बंदा बाहर आया, लेकिन उसके शरीर पर एक सफेद लाइट लिपटी हुई थी। यह सफेद लाइट इस बात का सबूत थी कि उसने आइस प्रोफाउंड रियल्म का टेस्ट पास कर लिया है। वो अब फ्रीजिंग स्नो हॉल का डिसाइपल बनने के काबिल था। वो खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगा। उसके बाद एक लोग उस सफेद लाइट के साथ बाहर आने लगे, लेकिन मु शियाओलान को अब भी यूनचे दिखाई नहीं दिया। ये हो क्या रहा है? जी हानफेंग परेशान होकर इधर उधर टहलने लगा। उसे अपनी आंखों और याददाश्त पर शक होने लगा था। उसने मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का अंदर गया ही न हो? शायद उसने कोई तरीका लगाकर चुपके से कल्टी मार ली हो। मु शियाओलान के दिमाग में भी यही चल रहा था। सीनियर सुशान, क्या आपने पक्का देखा था कि यूनचे अंदर गया है? ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे पहले ही भाग गया हो? क्योंकि उसे याद था कि एक बार उसने यूनचे को थप्पड़ मारा था और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना टिक सकता है। मु सुशान ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम्हारी मास्टर एक बहुत ही खास टैलेंट को पकड़ कर लाई है। हो, बरसों बाद मुझे ऐसी एक्साइटमेंट फील हो रही है। मु शियाओलान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। बैंड बैंड बैंड। बातें करते करते और भी लोग पास होकर बाहर आ गए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अंदर का लेवल मुश्किल होता जा रहा था। 80, 90, 95, 98। जब 98वां बंदा सफेद लाइट के साथ बाहर आया तो प्रोफाउंड फॉर्मेशन शांत हो गया। काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया। इसका मतलब साफ था, अंदर अभी भी 2 लोग बचे हुए थे। ली मिंगचिंग बाहर नहीं आया था, तो जाहिर सी बात है कि एक तो वही होगा। लेकिन दूसरा कौन है? 100 सांसों का समय बीत गया, लेकिन कोई हलचल नहीं। पास होने वाले लोग आपस में बात करने लगे। भाई मान गए ली मिंगचिंग को, वो अब तक टिका हुआ है। हाँ, मिंगचिंग का तो समझ आता है, वो स्ट्रांग है। लेकिन दूसरा कौन है? स्नोस्टॉर्म रियल्म में तो मिंगचिंग के टक्कर का कोई नहीं दिखा था। क्या कोई अपनी पावर छुपा रहा था? जी हानफेंग ने ठंडी सांस ली और बोला है, फालतू के तुक्के मत लगाओ। इस वक्त अंदर सिर्फ एक ही इंसान है, 2 नहीं। क्योंकि वो कचरा यूनचे तो डर के मारे पहले ही किसी स्पेशल आर्टिफैक्ट का यूज करके भाग गया होगा। उसने पक्का वही ट्रिक यूज की होगी जो पहले राउंड में की थी। जी हानफेंग की ये बात सुनकर बाकी सबको लगा कि हाँ, यही हुआ होगा। जबकि आइस प्रोफाउंड रियल्म के अंदर, जहां यूनचे को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एग्जाम खत्म होने वाला है, वो अभी भी अपनी ही धुन में विंटर फ्रॉस्ट डायवुल से भिड़ा हुआ था। 11वीं वेव, 11th वेव आ चुकी थी। यूनचे का शरीर खून और जख्मों से भरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका ऑरा कम होने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक और बर्सर्क हो गया था। उसकी आंखों में जल रही फ्लेम उन बीस्ट से भी ज्यादा भयानक थी। मरो सब के सब। रेड पगेटरी लोटस। बूम। गोल्डन क्रो फ्लेम्स एक भयानक धमाके के साथ फटी। वो संकरी जगह पूरी तरह फ्लेम के समंदर में बदल गई। जो विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्स उस पर झपट रहे थे, वो चीखते हुए उस फायर लोटस में समा गए। आधे से ज्यादा तो वहीं जलकर राख हो गए। लेकिन तभी उस फ्लेम के बीच से एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। एक अनडेड जैसा विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ, जिसका पूरा शरीर फ्लेम में जल रहा था, वो अचानक लपटों से बाहर कूदा। उसके खूनी पंजे पूरी ताकत और नफरत के साथ यूनचे की तरफ बढ़े। शश। उसने यूनचे की आफ्टरइमेज को फाड़ कर रख दिया, लेकिन असली यूनचे वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। यूनचे ने हवा में हाथ घुमाया और हवा को जमाकर बर्फ बना दिया। करीब 2 मीटर लंबा एक आइस कोन सीधे उस जलते हुए वुल्फ के आर पार हो गया। वो बीस्ट पहले ही जलने की वजह से अधमरा था।
इस अटैक ने उसका काम तमाम कर दिया और वो जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो गया। इसके साथ ही 11वीं वेव के सारे विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स का सफाया हो चुका था। युनचे ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो पता चलता कि ये सिर्फ खरोंचे थी। हड्डी तक पहुंचने वाला एक भी घाव नहीं था। युनचे ने मन में कैलकुलेशन की। लगभग 15 मिनट तो हो ही गए होंगे। उसे सुशान ने बताया था कि अगर वो 15 मिनट जिंदा रह गया तो एग्जाम पास हो जाएगा। लेकिन युनचे के माथे पर शिकन आ गई। वो बड़बड़ाया, क्या उस सुशान ने मुझे उल्लू बनाया है? 15 मिनट टिकना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। स्नोस्टॉर्म रियम पार करने वाले लोग डिवाइन वे के एक्सपर्ट्स हैं। उनके लिए ये टेस्ट तो बच्चों का खेल होना चाहिए। युनचे को यह हजम नहीं हो रहा था कि फाइनल एग्जाम इतना आसान कैसे हो सकता है। सच तो यह था कि युनचे ने अभी तक अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड भी नहीं निकाली थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो तलवार निकाल लेता तो ये विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स उसके पास 10 कदम भी नहीं आ पाते। उसे लगा शायद उसने अपनी ताकत को कम आंका है या फिर ये टेस्ट ही कमजोर है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके चारों तरफ फिर से नीली लाइट चमकी। 12वीं वेव शुरू हो चुकी थी और इस बार नीली लाइट के अंदर एक साथ 12 विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स प्रकट हुए। 12 खतरनाक औरस ने एक साथ युनचे को लॉक कर दिया, लेकिन युनचे ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। वो सोच रहा था कि अभी गिव अप बोलकर खेल खत्म करे या एक दो वेव और खेल ले। आखिरकार उसने फैसला किया कि चलो थोड़ा और मजा लेते हैं। उसने सोचा, वो सुशांत शरीफ आदमी लगता है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? शायद मेरी कोल्ड रेजिस्टेंस और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की वजह से मुझे ये आसान लग रहा है। ये सोचकर युनचे अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा हो गया और उन 12 विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स को अपने ऊपर हमला करने का मौका दे दिया। आऊ बैंग! 12 के 12 बीस्ट्स पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। आइस प्रोफाउंड रेल में एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। पल भर में युनचे के शरीर पर पंजों के दर्जनों निशान बन गए और खून बहने लगा। लेकिन बस इतना ही हुआ। अगर कोई और कल्टिवेटर होता तो अब तक उसके चीथड़े उड़ चुके होते या वो बर्फ की मूर्ति बन चुका होता। लेकिन युनचे के शरीर में ड्रैगन गॉड मैरो मौजूद था। उसकी बॉडी इतनी सख्त थी कि शुआनिवान बेंटिन जैसा पावरफुल दुश्मन भी उसकी बॉडी को आसानी से भेद नहीं पाया था। तो ये विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स किस खेत की मूली थे? उन 12 भेड़ियों ने उसे नोचा, काटा, लेकिन वो युनचे को मार नहीं पाए। उल्टा दर्द की वजह से युनचे का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ मारी, तुम सब अब बस मरो। येलो स्प्रिंग्स एशेस। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और गोल्डन क्रो फ्लेम्स ने उस बर्फीली दुनिया को एक सुलगते हुए नर्क में बदल दिया। वो 12 विंटर फ्रॉस्ट डायरवुल्व्स चीख भी नहीं पाए और पल भर में राख के ढेर में बदल गए। जब फ्लेम हटी तो वहां न कोई बीस्ट था, न कोई ठंड, बस हर तरफ भयानक गर्मी थी। युनचे ने अपने खून से सने हाथों को देखा और दर्द में मुंह बनाया। बस बहुत हुआ, फालतू में इतना दर्द सहा। उसने सिर उठाया और चिल्लाया, आई गिव अप, मैं हार मानता हूं। जी हानफेंग ने कहा था कि अगर जान बचानी हो तो हार मान लेना। युनचे ने हार इसलिए नहीं मानी कि वो डर गया था, बल्कि वो बोर हो गया था और उसे लगा कि टेस्ट पूरा हो चुका है। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, आसमान से एक सफेद लाइट उस पर गिरी और वो आइस प्रोफाउंड रेल्म से गायब हो गया। बैम! अब सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ। फॉर्मेशन से एक तेज लाइट चमकी और एक सिलुएट बाहर उड़ता हुआ आया और सफेद लाइट के साथ जमीन पर लैंड हुआ। भीड़ में शोर मच गया। ये तो ली मिंगचेंग है। आखिरकार ली मिंगचेंग बाहर आ गया। कमाल है भाई, वाकई ली मिंगचेंग का कोई जवाब नहीं। वो सेकंड नंबर वाले बंदे से भी 100 सांसों तक ज्यादा टिका रहा। अरे भाई, वो आइस फीनिक्स रियल में पला बढ़ा है और मेन हॉल मास्टर का भतीजा है। हम जैसे लोग उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। ली मिंगचेंग जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पीला था, जो कि नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तारीफ सुनी वो जल्दी से खड़ा हो गया। जी हानफेंग हंसते हुए उसके पास गया। जूनियर ब्रदर मिंगचेंग, तुमने तो कमाल कर दिया। जितनी उम्मीद थी तुम उससे भी ज्यादा खरे उतरे। जी हानफेंग की ये बातें सुनकर ली मिंगचेंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उसने ऊपर से विनम्र बनने का नाटक किया। जी नहीं सीनियर ब्रदर, आपके मुकाबले तो मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। जी हानफेंग ने और ज्यादा मक्खन लगाते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मैंने तो उस वक्त सिर्फ 8वीं वेव तक ही पार किया था। तुम्हारे टाइम को देखकर लगता है तुमने कम से कम 10 वेव तो पार की ही होंगी। आने वाले 10 सालों में तुम पक्का मुझसे आगे निकल जाओगे।
तब मुझे तुम्हारी शरण में आना पड़ेगा। जी हानफेंग बहुत चालाक था। उसे दिख गया था कि ली मिंगचेंग एक बड़ा पेड़ बनने वाला है, तो उसने अभी से उसकी जड़ें पकड़ ली। ली मिंगचेंग भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे रहा नहीं गया और उसने धीरे से पूछा, सीनियर ब्रदर हानफेंग, वो जेड फॉलन आइस सोल पैलेट? जी हानफेंग ने आंख मारी। है, क्या उसे लेने वाला कोई और भी हो सकता है? फिर वो पलटा और जोर से अनाउंस किया, बहुत बढ़िया, हमारे ग्रुप का एग्जाम खत्म हुआ। जो लोग पास हुए हैं उन सबको बधाई। अब आप फ्रीजिंग स्नो हॉल के ऑफिशियल डिसाइपल हैं। फिर उसने अपने हाथ में वो चमचमाती हुई जेड फॉलन आइस सोल पैलेट उठाई। सबकी नजरें उस नीली पिल पर चिपक गई। ली मिंगचेंग के हाथ पैर एक्साइटमेंट में कांप रहे थे। उसे बस वो पिल चाहिए थी। जी हानफेंग ने ली मिंगचेंग की तरफ देखा और ड्रामा करते हुए बोला, ये जेड फॉलन आइस सोल पैलेट जाहिर तौर पर जाती है। ठहरो। जी हानफेंग की बात पूरी होने से पहले ही एक शांत लेकिन भारी आवाज ने उसे रोक दिया। जी हानफेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये आवाज मु सुशान की है, उसकी हवा टाइट हो गई। उसने तुरंत सिर झुकाया। जी जनरल मैनेजर सुशान, क्या कोई गलती हो गई? मु सुशान ने उंगली उठाकर उस एग्जामिनेशन फॉर्मेशन की तरफ इशारा किया। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? फॉर्मेशन की लाइट अभी तक बुझी नहीं है। जी हानफेंग हक्का बक्का रह गया। उसने मुड़कर देखा तो सच में फॉर्मेशन से अभी भी चमकदार सफेद लाइट आसमान की तरफ जा रही थी। ली मिंगचेंग और बाकी सब भी सन्न रह गए। मुसुशान ने कहा, जी हानफेंग, तुम जानते हो कि जब तक एग्जाम पूरी तरह खत्म नहीं होता ये लाइट बंद नहीं होती। इसका मतलब है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। आइस प्रोफाउंड रियल्म के अंदर अभी भी एक एग्जामिनी बचा हुआ है। जी हानफेंग हकलाने लगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने गिनती की थी, 900 फेल हुए लोग जा चुके हैं और पास होने वाले 99 लोग यहां खड़े हैं। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। और वो यूनचे तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही भाग गया था। बोलते बोलते जी हानफेंग की जुबान अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि? जी हानफेंग की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक प्रोफाउंड फॉर्मेशन से एक तेज लाइट चमकी। उस लाइट के बीच से एक सफेद गोला धीरे धीरे नीचे उतरा और जैसे ही वो जमीन पर टच हुआ, रोशनी गायब हो गई। और वहां खड़ा था यूनचे। बाकी जितने भी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स थे वो या तो फॉर्मेशन से धक्के मारकर बाहर निकाले गए थे या फिर अधमरी हालत में गिरे थे। लेकिन यूनचे, वो ऐसे नीचे आया जैसे कोई पंख हवा में तैरता हुआ आ रहा हो। बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग। इसका सीधा सा मतलब था कि बाकी लोग मरने के बाद बाहर फेंके गए थे, जबकि यूनचे अभी भी जिंदा था और उसने अपनी मर्जी से गिव अप किया था। यूनचे ने सबसे पहले अपनी बॉडी चेक की। उसे दर्द नहीं हो रहा था, कोई चोट नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी रत्ती भर खर्च नहीं हुई है। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसने तुरंत आंखें खोली और आसपास का नजारा देखा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।